पटेल प्रहलाद भैया। बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगे झटके की। देखेंगे कैसे पाकिस्तान की पोल खोलेगा भारत। क्यों तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर किया मुकदमा। जानेंगे नेशनल हेराल्ड मामले में हुई सुनवाई को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी का है आरोप। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि, देश ने उन्हें किया याद। राहुल गांधी खड़गे ने समाधि स्थल वीर भूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। लोक गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर पर बनारस में दर्ज हुआ केस। शिकायतकर्ता ने की देशद्रोह का केस चलाने की मांग। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 410 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 81,596 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 129 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,813 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर सुनवाई हुई। पहले याचिकाकर्ताओं ने दलीलें रखी थी, वक्फ कानून की खामियां बताई थी, तो दूसरे दिन सरकार की तरफ से कानून के बचाव में दलीलें दी गई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कानून बनाना संसद का अधिकार है, इसलिए इस कानून पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। तुषार मेहता ने नए कानून के सेक्शन 3 के तहत कमिश्नर की जांच पर सफाई देते हुए कहा कि कमिश्नर का फैसला अंतिम नहीं होगा। अगर कोई पक्ष कमिश्नर की जांच से संतुष्ट नहीं है तो वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकता है। जब तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वक्फ की उस संपत्ति से बेदखली नहीं होगी। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का इस्लाम का जिक्र है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर कोई संपत्ति सरकारी हो या उसे वक्फ बाय यूजर के तहत घोषित किया गया हो तो सरकार उसे वापस लेने का कानूनी अधिकार रखती है। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार की दलीलों पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वक्फ कोई टेक्निकल मामला नहीं है, बल्कि ये एक कौम की रूह है और उस रूह की हिफाजत की जिम्मेदारी संविधान करता है, न कि जिले का कोई कलेक्टर। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को इतिहास से मिटाने की साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि 100 साल से कब्रिस्तान है पर कागज नहीं है, तो क्या मुर्दों की हैसियत अब कलेक्टर तय करेगा। अब 22 मई को भी इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। जिस तरह से वक्फ कानून पर लगातार सुनवाई हो रही है, उससे एक बात साफ है कि कोर्ट इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाएगा। वक्फ कानून पर 22 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उम्मीद है कि कोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन उससे पहले एक और मामले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रोफेसर खान को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। प्रोफेसर खान का कहना था कि उनकी पोस्ट राष्ट्रभक्ति से प्रेरित थी, जिसे गलत अर्थों में लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान प्रोफेसर खान के वकील कपिल सिब्बल ने पूरी पोस्ट पढ़कर सुनाई और कहा कि प्रोफेसर खान ने युद्ध की मांग कर रहे लोगों की आलोचना की है, न कि देश या उसकी सेना की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से भी सवाल किया, क्या प्रोफेसर ने महिला अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहा। कोर्ट ने माना कि प्रोफेसर अली खान की पोस्ट पर भले ही विवाद हो, लेकिन उसमें सीधे तौर पर कोई आपराधिक इरादा साबित नहीं होता। इसी आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को निर्देश दिया कि वो इस मामले की जांच के लिए 24 घंटे के अंदर आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करे, जिसमें एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी भी शामिल हो। प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर अशोक यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 1100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने उनके समर्थन में पत्र लिखा था। अब इस मामले में एनएचआरसी ने भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि रिपोर्ट जिसमें उन आरोपों को बताया गया है जिनके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है,
वो खुलासा करती है कि प्रोफेसर ने मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए एनएचआरसी ने रिपोर्ट की गई घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इसी के चलते एनएचआरसी ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने भी महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल मोदी सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। पहलगांव की घटना को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और अभियान शुरू हो गया है। पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत के सांसदों का डेलीगेशन रवाना हो चुका है। ये डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोलेगा। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद की पोल खोलने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेश रवाना हो गया। आज 3 डेलीगेशन के सदस्य विदेश यात्रा पर निकले हैं। बचे हुए 4 और डेलीगेशन 22 और 23 मई को रवाना होंगे। इन डेलीगेशन में सभी दलों के सांसदों के साथ कई राजदूत भी शामिल हैं। 59 सदस्यों वाले इस डेलीगेशन में 51 सांसद हैं। ये सभी पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेते हुए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद पर देश का पक्ष रखेंगे। करीब 33 देशों में ये डेलीगेशन पहुंचेगा। जिन मुख्य मुद्दों पर इस दौरान फोकस रहेगा, उसमें बताया जाएगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया था, न ही आम लोगों को निशाना बनाया। सांसदों को कुछ सबूत भी दिए गए हैं, जिनमें वो बताएंगे कि पहलगांव हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की भूमिका थी, जिसको बचाने में पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी। भारत का डेलीगेशन जिन देशों में जाएगा, उनसे आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने की अपील करेगा। साफ है, भारत अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि पहलगांव की घटना को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक पहलगांव हमले के गुनाहगार पकड़े नहीं गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि पहलगांव हमले के गुनाहगार कब पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा, पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? 1 महीने होने वाले हैं। अभी 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है। आज भी नहीं पकड़े गए। कहाँ हैं? उनकी जानकारी कहाँ है? अब कांग्रेस के इन सवालों से मोदी सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खुलेगा, तो देश में मोदी सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि पहलगांव के गुनाहगारों को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई। उल्टा जहां सरकार एनडीए की नहीं है, वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है, और इसी के चलते तमिलनाडु सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मामला समग्र शिक्षा योजना के तहत 2291 करोड़ की राशि को न जारी करने का है। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार इस फंड को रोककर राज्य पर 3 भाषा फॉर्मूला और 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोपने की कोशिश कर रहा है। राज्य ने केंद्र पर हिंदी को अनिवार्य करने का भी आरोप लगाया है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि केंद्र समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री स्कूल योजना को आपस में जोड़कर संघवाद का उल्लंघन कर रहा है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली इस राशि को रोककर केंद्र सरकार तमिलनाडु को अपनी मर्जी के खिलाफ नीतियां लागू करने के लिए मजबूर कर रहा है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि केंद्र को जल्द से जल्द ये फंड रिलीज करने का आदेश दिया जाए। इसके साथ ही मूल राशि पर 6% ब्याज देने की भी मांग की गई है। तमिलनाडु का कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पीएम श्री योजना तब तक लागू नहीं होगी जब तक केंद्र और राज्य के बीच इस पर लिखित समझौता ना हो। सीधे शब्दों में तमिलनाडु ने केंद्र पर फंड रोककर दबाव बनाने का आरोप लगाया है और शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर अपनी स्वायत्तता की रक्षा की भी मांग की है। केंद्र के खिलाफ स्टालिन सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो नेशनल हेराल्ड मामले में भी बीजेपी का दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से दायर कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट अब 2 जुलाई से 8 जुलाई तक हर दिन इस मामले की सुनवाई करेगा। ईडी ने इस केस में कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को आरोपी बनाया है। सोनिया गांधी को पहला और राहुल गांधी को दूसरा आरोपी बताया गया है। सुनवाई के दौरान सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें चार्जशीट की कॉपी अभी मिली है और इसे पढ़ने के लिए समय चाहिए, इसलिए सुनवाई जुलाई तक टाल दी जाए। लेकिन ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने इसका विरोध किया। राजू ने कहा कि चार्जशीट की कॉपी पहले ही दी जा चुकी थी और पिछली सुनवाई में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अब सुनवाई टालने की मांग गलत है। हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार हैं।
कोर्ट ने साफ किया कि जिन आरोपियों के वकील ने वकालतनामा दाखिल किया है वही दलील पेश करेंगे। कोर्ट ने ये भी पूछा कि सैम पित्रोदा की तरफ से कोई वकील है या नहीं। अगर नहीं तो सुनवाई उनके बिना भी आगे बढ़ेगी। ईडी के वकील राजू ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के पास ऐसी संपत्ति थी जिसे किराए के रूप में मिलने वाला पैसा भी अपराध की आय माना जाएगा। ईडी के एक अन्य वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि इस केस में अपराध से मिली संपत्ति की वैल्यू में बढ़ोतरी को भी आय में गिना जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका आरोप है कि ये केस विपक्ष के नेताओं को दबाव में रखने और उनकी आवाज दबाने की साजिश है। कांग्रेस का दावा है कि ये मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब जुलाई में ही आगे की सुनवाई होगी, लेकिन एक बात साफ है कि इस मामले में अभी तक ईडी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी का दाव फेल होता दिखाई दे रहा है। तो हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर भी एफआईआर की कोशिश सफल होती नहीं दिख रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोर्ट में अब तक उनके खिलाफ कई याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। याचिकाकर्ता जस्टिस वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को करारा झटका दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अंकित है कि सीजीआई ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और जज के जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है। पीठ ने यह भी कहा कि आदेश की मांग करने से पहले याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखकर अपनी शिकायत का निवारण करना होगा। इसलिए हम इस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। इस स्तर पर अन्य याचिकाओं पर गौर करना आवश्यक नहीं है। आंतरिक जांच पैनल की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। जस्टिस वर्मा को इस विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। बता दें कि एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा और 3 अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि आंतरिक समिति ने जज के खिलाफ लगे आरोपों को पहली नजर में सच पाया है। याचिका में कहा गया है कि आंतरिक जांच से न्यायिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये लागू कानूनों के तहत आपराधिक जांच का विकल्प नहीं है। वहीं मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जस्टिस वर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को घेर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वर्मा को लेकर क्या रुख रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजी जा चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता उनके पास जा सकता है। तो वहीं दूसरे मामलों में सुनवाई को लेकर कोर्ट वकीलों पर ही भड़क उठा, क्योंकि वकील का तर्क था कि अवकाश में सुनवाई नहीं हो, छुट्टी दे दी जाए। देखिए रिपोर्ट। सीजेआई बीआर गवई ने कोर्ट में केसेस के बैकलॉग के लिए जजों को दोषी ठहराए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोग जजों को ही पेंडिंग केसेस के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं, जबकि हकीकत में वकील छुट्टियों में काम करने से कतराते हैं। दरअसल एक वकील ने अपनी याचिका को गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की थी। इसी पर सीजेआई गवई भड़क गए और बोले, 5 जज छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं, फिर भी बैकलॉग का इल्जाम हम पर लगता है। असल में वकील ही काम करने को तैयार नहीं होते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की छुट्टियां हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट साल में 193 दिन काम करता है। जजों को साल में 3 बार छुट्टियां मिलती हैं। सबसे लंबी छुट्टी गर्मियों की होती है, जो मई के आखिर से जुलाई के पहले हफ्ते तक चलती है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि छुट्टियों में बड़े संवैधानिक और कानूनी मसलों वाले केस निपटाए जाते हैं, क्योंकि तब ज्यादा वक्त मिलता है। होली और दीपावली के दौरान भी जज कुछ काम निपटाते हैं। बताते चले कि हाई कोर्ट्स में साल में 210 दिन काम होता है और जज अपने एनुअल लीव का कैलेंडर खुद तय करते हैं। जिला और ट्रायल कोर्ट्स में 245 दिन काम होता है और उनका कैलेंडर लोकल छुट्टियों पर आधारित होता है। सीधे शब्दों में सीजीआई का कहना है कि जज छुट्टियों में भी मेहनत करते हैं, लेकिन वकीलों की नानुकुर की वजह से केसों का बैकलॉग बढ़ता रहता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट लिखने के बाद में गिरफ्तार हुए मुसलमान प्रोफेसर अली खान को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दे दी। उम्मीद है
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस पोस्ट को पढ़ा होगा जिसको लेकर के बीजेपी की उस महिला आयोग की चेयरपर्सन ने उनके खिलाफ जो शिकायत लिखी थी उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा होगा। ये दुख की खबर होगी उस महिला के लिए जिसने इस प्रोफेसर के ऊपर अपनी एफआईआर की और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको शायद बिना पढ़े हुए, क्योंकि जब एक न्यूज़ एंकर ने एक टेलीकास्ट के दौरान उनसे बार बार ये पूछा कि मैडम आखिर आपको किस बात के ऊपर आपत्ति थी, उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था जिस पर आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया। शायद उन्होंने समझने की भी कोशिश नहीं की कि वो क्या सवाल कर रही है। शायद उन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट को पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा भी होगा तो क्या सिर्फ उनका नाम पढ़ा था।